आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जो हमने पिछले टॉपिक को छोड़ा था वह टॉपिक कहाँ पर यानी स्टार्ट था, कहाँ पर हमने छोड़ा था। मुख्य रूप से हम बात करें जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की कनेक्टिविटी को हम आपसे वापस जोड़ते हैं। जो हम एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र की बात कर रहे थे, पिछली कक्षा तक हमने प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का और हमने आर्कटिक महासागर के अफवाह तंत्र की आपसे बात कर ली थी। आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आज आपसे बात करते हैं मुख्य रूप से जो हमारा अफवाह तंत्र है, ये अफवाह तंत्र की हम आपसे बात कर रहे हैं। वह अफवाह तंत्र हमारे पास में आ रहा है। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो यह अफवाह तंत्र हमारे पास में शामिल हो रहा है। कौन सा अफवाह तंत्र? यानी जो आता है वो आंतरिक अफवाह तंत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो आंतरिक अफवाह तंत्र हमारे पास में आ रहा है, शामिल हो रहा है, उस आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो आंतरिक अफवाह तंत्र है, इस आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों के माध्यम की हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस आंतरिक अफवाह में शामिल होने वाली वो कहाँ जा कर के अपने पानी को उड़ेलती हैं। मैं उन नदियों की आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या इन नदियों का महत्व उतना ही महत्व है कि जितना महत्व हमारे पास में किसका था, जितना महत्व हमारे पास में मुख्य रूप से हम बात करें उन नदियों का था जो नदियाँ यानी अपने पानी को आर्कटिक महासागर और कहाँ लेकर के जा रही थी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में लेकर के जा रही थी। मैं उन्हीं नदियों की आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, यदि हम आंतरिक प्रवाह की आपसे बात करते हैं, जो हमारा आंतरिक प्रवाह है, इस आंतरिक प्रवाह की हम आपसे बात करते हैं, तो आंतरिक जो प्रवाह है इस प्रवाह में हम बात करें जो इनलैंड जिसको ड्रेनेज कहते हैं, जो हमारे पास में चौथे क्रम का अफवाह के रूप में शामिल हो रहा है। देखिए आप इस चौथे क्रम के, इसको हम कहते हैं आंतरिक अफवाह। ये कहलाता है हमारा आंतरिक अफवाह। मैं इसको कहूँगा आंतरिक अफवाह। यह जो आंतरिक अफवाह है, इस आंतरिक अफवाह को मैं कह सकता हूँ इनलैंड। यह कहलाता है इनलैंड ड्रेनेज। यह इनलैंड ड्रेनेज कहलाता है। इनलैंड ड्रेनेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो नदियाँ अपने पानी को एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग के सागरों महासागरों में ले जाके और झीलों में ले जाके ही जमा कर देती हैं, मैं इसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मुख्य रूप से इससे पहले हमने 3 प्रकार के अफवाह के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज जो हमारे पास में चौथा प्रकार का आ रहा है, इस चौथे प्रकार के हम अफवाह की आपसे बात कर रहे हैं कि ये अफवाह किस प्रकार से अपना मुख्य रूप से योगदान दे रहा है। इसके इफेक्ट की बात करते हैं। यानी एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय, देखो इसको फैक्चुअल बातों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय यानी आंतरिक भाग में, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये अंतर्वर्तीय भाग कहलाता है। अंतर्वर्तीय कौन से भाग में? एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय भाग में। कौन से भाग में? एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय मध्य भाग में यह अफवाह क्षेत्र अंतर्वर्तीय मध्य भाग में यह अफवाह क्षेत्र, यानी यह अफवाह क्षेत्र
एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय भाग में यह अफवाह क्षेत्र पश्चिम में कहाँ पर है? पश्चिम में कौन सा पठार? अनातोलिया। अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार से पूर्व में मंचूरिया तक फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है? मंचूरिया तक फैला हुआ है। यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो जो अपने पास में जानकारी आती है, इस जानकारी की यदि अपन बात करते हैं तो जो भाग आ रहा है अपने पास में, यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, ये रहा मंचूरिया वाला भाग, मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूं। ये मंचूरिया वाला भाग है। कौन सा भाग है? यह जो भाग आ रहा है यह कौन सा है? मंचूरिया, यानी मंचूरिया। मैं यहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अनातोलिया है, ये अनातोलिया है। इस अनातोलिया से मंचूरिया के मध्य वाला जो भाग है, यानी मंचूरिया के जो मध्य वाला भाग है, इसी भाग को मैं यहाँ से मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। यानी पश्चिम में तो मेरे पास में अनातोलिया है, ये रहा अनातोलिया। पश्चिम में अनातोलिया से लेकर के और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है? मंचूरिया, चीन तक फैला हुआ है। इस आंतरिक अफवाह क्षेत्र का, एशिया के आंतरिक अफवाह क्षेत्र का यह क्या पाया जाता है? यह विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यह विस्तार पाया जाता है। अगला फैक्ट है आंतरिक अफवाह में मिलने वाली आंतरिक अफवाह में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व। आंतरिक अफवाह में कौन सी नदियां मिल रही हैं? आंतरिक अफवाह में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व। वृषा एवं बर्फ पिघलने की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए आप, हम बात करते हैं जो आंतरिक भाग का जो अफवाह क्षेत्र है एशिया का, उस अफवाह क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस आंतरिक भाग में जो अफवाह क्षेत्र की जो नदियों का अस्तित्व है, नदियों का क्या? जो नदियों का अस्तित्व है, वह नदियों का अस्तित्व किस पर डिपेंड करता है? यानी वहाँ वर्षा कितनी हो रही है, उस वर्षा की मात्रा पर, यानी वर्षा कितनी हो रही है उस वर्षा की एक तो मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वर्षा की मात्रा के साथ साथ हम बात करते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है? मुख्य रूप से हम बात करें कि वर्षा की मात्रा के साथ साथ जो डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है बर्फ पिघलने पर, कि कितनी बर्फ की मात्रा, क्वांटिटी, आइस क्वांटिटी पिघल रही है, उसकी मात्रा के आधार पर नदियों में पानी का बहना चालू होता है। यदि वहां का टेम्परेचर बराबर हमेशा फ्रीजिंग बिंदु के नीचे बना हुआ है तो नदियों में पानी की मात्रा कम पहुंचेगी।
क्योंकि वह पानी जमाव रूप में वहां पर शामिल हो जाएगा और जमाव रूप में शामिल होने के कारण से नदियों की तरफ वह पानी नहीं पहुंचेगा। नदियों की तरफ पानी नहीं पहुंचने के कारण से क्या होगा, वहां पर मुख्य रूप से हम बात करें तो वहां पर नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। नदियों में पानी की मात्रा कम होने के कारण से वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। अर्थात वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो भी नदियों में पानी नहीं जाएगा, और नदियों में पानी नहीं जाएगा तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, और नदियों में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अगला फैक्ट है वर्षा होने एवं बर्फ पिघलने पर, जब वर्षा होने एवं बर्फ पिघलने पर जब इन नदियों को पर्याप्त जल मिल जाता है तो, यानी वर्षा होने पर और वर्षा होने के साथ साथ कहाँ तक, वर्षा होने के साथ साथ इन नदियों को क्या, यानी बर्फ पिघलने पर या तो वर्षा हो जाए और या वहां पर क्या हो जाए, बर्फ पिघल जाए, तो ये नदियां, तो यह नदियां आंतरिक सागरों एवं झीलों में गिर जाती है। देखिए, या तो सफिशिएंट मात्रा में रेनफॉल हो जाए या तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए, और यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है, यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है तो फिर आइस मेल्ट हो जाए, तो फिर बर्फ पिघल जाए। यदि बर्फ नहीं पिघल रही है तो वर्षा हो जाए, और वर्षा नहीं हो रही तो वो बर्फ की जो विशाल राशि है यदि वो पिघल जाए, वो मेल्ट हो जाए, तो वह एक जलधारा के रूप में वह नदी का रूप धारण कर लेती है, और वह आंतरिक सागरों और झीलों में जाकर के पानी की मात्रा को क्या कर देती है, पानी की मात्रा को वहां पहुंच करके इन नदियों के द्वारा पानी की मात्रा उन सागरों में और झीलों के पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही हैं, एक तो वर्षा क्या, एक तो वर्षा यानी एक तो यानी वर्षा हो जाए और वर्षा नहीं हो रही है तो वहां पर क्या हो जाए, वहां पर बर्फ पिघल जाए। यदि ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं तो वहां पर मुख्य रूप से क्या हो सकता है, वहां पर उन नदियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। जब उन नदियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा तो यह नदियां अपने आंतरिक भाग में, ये रहा देखो आंतरिक भाग, अपने आंतरिक भाग वाले सागरों में और झीलों में जाकर के अपने पानी को उड़ेल देंगी। तो ये इनके लिए टर्म और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगला फैक्ट है, अन्यथा जल कम होने पर, अन्यथा जल कम होने पर या जल होने के कारण ये नदियां मध्य एशिया के होने के कारण ये नदियां मध्य
एशिया के, अन्यथा जल कम होने के कारण ये नदियां मध्य एशिया के, कौन से एशिया के, ये नदियां जो आपका मध्य एशिया का जो मध्य वाला भाग है उसके शुष्क एवं रेतीले भागों में, शुष्क के शुष्क एवं रेतीले भागों में सूख कर विलीन हो जाती हैं। देखिए, अन्यथा जल के कम होने पर जब इन नदियों में जल की मात्रा कम होती है, वाटर लेवल कम होता है, वाटर क्वांटिटी कम होती है, तो ये उन आंतरिक भाग, एशिया महाद्वीप के उन आंतरिक भागों की झीलों में और सागरों तक ये नदियां पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो फिर क्या होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है कि जब वो आंतरिक भागों तक ये नदियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो जो मध्य एशिया का भाग है, उस मध्य एशिया के कौन से भाग, मध्य एशिया के शुष्क भाग, उस मध्य एशिया के शुष्क भागों में एवं रेतीले भागों में ये सूख करके और वहीं पर विलीन हो जाती हैं। ये नदियों का पानी वहीं पर शुष्क यानी खत्म हो जाता है उन आंतरिक भागों की झीलों तक, और वहां तक, कहाँ तक, सागरों तक इन नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। इन नदियों का पानी वहां, क्योंकि पानी की मात्रा इनमें क्या होती है। अगला फैक्ट है कि इस प्रकार के, अगला फैक्ट है इस प्रकार की नदियों का महत्व बहुत कम है। यानी ऐसी नदियां जो पानी को अपने नियत स्थान पर ले जाके नहीं छोड़ती है। नियत स्थान का मतलब किसी सागर में जाके समाहित नहीं होती हैं, किसी झील में जाकर के वहाँ के जल स्तर को नहीं बढ़ाती हैं। इसका मतलब वो नदियाँ कहाँ पर जा रही हैं, तो फिर वहाँ पर नहीं जा रही हैं। तो वह नदियाँ जो वहाँ की धरातल की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो विपरीत परिस्थितियाँ कौन सी हैं वहाँ के धरातल की। मैं विपरीत परिस्थितियों की आपसे बात करूँ तो विपरीत परिस्थितियाँ वह हैं उस धरातल की, मुख्य रूप से हम बात करें कि वहाँ का जो शुष्क जो धरातल है, जो वहाँ का रेतीला धरातल है, कि वहाँ तक जब नदियों में पानी की मात्रा कम होती है तो यह नदियाँ वहाँ तक अपने पानी को नहीं पहुँचाकर और उससे पहले ही मध्य वाले भाग में ही वहीं पर विलीन हो जाती हैं। वहीं पर ही उसी रेत में ही इन नदियों का पानी क्या होता है, इन नदियों का पानी समा जाता है। अगला फैक्ट है आंतरिक अपवाह, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियां, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदियां, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियां, कौन सी नदियां, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियां, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियां आमू दरिया, यानी पहली कौन सी है, आमू दरिया, आमू दरिया जो हमारे पास में पहली नदी आई है आमू दरिया, और अगली नदी है सर दरिया, यानी दो नदियां,
एक तो आमू दरिया और दूसरी हमारे पास में कौन सी नदी आ रही है, दूसरी हमारे पास में सरदरिया नदियां हैं। जो सरदरिया नदियां हैं जो कौन से सागर में जाके गिरती हैं, जो अरल कौन से सागर में जा रही है, जो अरल सागर में, कौन से में, यानी जो अरल सागर में, जो अरल सागर है में जाकर गिरती है। जो कहाँ पर जाके गिर रही हैं, जो अरल सागर में जाकर के और गिर रही हैं। कहाँ पर गिर रही हैं, जो अरल सागर में। दो नदियाँ यहाँ की, ये देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, ये लीजिए, ये अरल सागर है, ये आपकी सरदरिया है, ये आपकी आमू दरिया है। ये दोनों नदियाँ कौन से सागर में जाके गिर रही हैं, अरल सागर में जाकर के और गिर रही हैं। कौन सी नदियाँ हैं, यानी ये दो नदियाँ। अब हम बात कर लेते हैं अन्य नदियों की, यहाँ की कौन सी नदियाँ, कि यहाँ की अन्य नदियाँ कौन सी हैं, कौन सी नदियाँ, यहाँ की अन्य नदियाँ जो है वह कौन सी हैं। उन नदियों की मैं आपसे बात करता हूँ। तो अन्य नदियों में हमारे पास में आ गई इल्ली, इल्ली, पहली अन्य नदियों में हमारे पास में शामिल हो रही है कौन सी, इल्ली नदी। फिर अगली नदी हमारे पास में शामिल हो रही है कौन सी नदी, चू नदी। अगली नदी हमारे पास में शामिल है चू नदी, यानी इल्ली नदी, शाही के बता रहा हूँ, चिल्ल नदी। अगली नदी आ रही है हमारे पास में तारीम नदी। कौन सी नदी आई है, तारीम। कौन सी नदी आ रही है, अगली नदी हमारे पास में, अगली नदी आ रही है तारीम नदी। ठीक है जी, अगली नदी आई है हमारे पास में तारीम नदी। और फिर उसके बाद में आ रही है अपने पास में खोतान नदी। कौन सी नदी, खोतान। अगली नदी आ रही है खोतान। खोतान नदी। आदि प्रमुख नदियां हैं, आदि प्रमुख नदियां हैं खोतान, आदि प्रमुख नदियां हैं। यानी कौन कौन सी नदी, इल्ली है, चू है, तारीम है, खोतान है, यानी आदि। सरदरिया और आमू दरिया तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य प्रमुख नदियों में जो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होती हैं, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जो इस क्षेत्र में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जो 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 बालकस झील, जो कौन सी झील, जो बालकस झील, जो बालकस झील, जो बालकस झील
एवं लोपोनार, लोपानोर, लोपानोर झील में गिरती हैं। या अन्य नदियाँ, इल्ली है, चूह है, तारीम है, खोतान है, या तो ये बालकस झील में गिरती हैं, बालकस झील के साथ साथ ये लोपोनोर झील में गिरती हैं। यानी एक तो बालकस झील हो गई और एक लोपानार झील हो गई, इनमें जाकर के ये नदियाँ गिरती हैं। अगला फैक्ट है आंतरिक अपवाह क्षेत्र में नदियों की अपेक्षा झीलों का महत्व अधिक है। यानी आंतरिक क्षेत्र में नदियों की अपेक्षा, यानी यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? झीलें। यानी आंतरिक भाग में हम मुख्य रूप से बात करें तो हमारा आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में किसकी अपेक्षा? हम आंतरिक भाग में बात कर रहे हैं नदियों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर अधिक झीलें पाई जाती हैं। तो ये नदियों का जो विलीनीकरण है, नदियाँ जो मर्ज होते हैं जाकर के, नदियाँ जो मिलती हैं वहाँ पर जाकर के, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये नदियाँ वहाँ जाकर के मिलती हैं। कहाँ जाके मिलती हैं? मुख्य रूप से हम आपसे बात करें, ये नदियाँ वहाँ जाकर के मिलती हैं जहाँ पर इनको नदियों के बजाय क्या मिलती हैं? झीलें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? झीलें मिलती हैं। तो उन झीलों में जाकर के यह नदियाँ मर्ज हो जाती हैं। तो आंतरिक अपवाह में किसकी अपेक्षा? आंतरिक अपवाह में मैं आपसे बात करूं कि मुख्य रूप से किसकी अपेक्षा मैं आपसे बात कर रहा हूं? नदियों की अपेक्षा यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। और इन झीलों का क्या महत्व है? इन झीलों का मुख्य रूप से विशेष महत्व है। क्या? इन झीलों का विशेष महत्व है। ठीक है ना? इन झीलों का विशेष महत्व है। तो हम बात कर रहे हैं इन झीलों की। कौन सी झीलों की? इन्हीं झीलों की हम आपसे बात कर रहे हैं जिन झीलों के बारे में ये नदियाँ जाकर के क्या होती हैं? ये नदियाँ जाकर के यहाँ पर मर्ज हो रही हैं। यानी ये नदियाँ वहाँ जाकर के और मर्ज हो रही हैं। तो मैं उसी की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो इनमें मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुख्य झीलें कि यहाँ पर मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मुख्य झीलों की अपन बात करते हैं। मुख्य झीलें, तो उन मुख्य झीलों के मैं आपसे बात करूं तो मुख्य झीलों में है एक तो डेड सी यानी मृत सागर है, एक कैस्पियन सागर है, एक कैस्पियन सागर है यानी डेड सी है, कैस्पियन सागर है, बालकस झील है, बालकस झील, वह कौन सी झील है हमारे पास में? टोनले सैप झील। कौन सी झील है? टोनले सेप झील। कौन सी झील है? वह हमारे पास में टोनले सैप झील है। कौन सी झील है? वह हमारे पास में टोनले सैप झील है। हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं तो जो हमारे पास में झीलें आ रही हैं, यदि उन झीलों के मैं आपसे बात करूं तो वह झीलें हमारे पास में हैं। एक झील तो है हमारे पास में डेड सी,
जो इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। अभी मैं मानचित्र में ट्रेसिंग करूंगा। ये इधर वाला भाग, ये यहाँ वाले भाग की मैं आपसे बात करूं तो जो आपका ये जो लाल सागर है, इस लाल सागर ये भूमध्य सागर है, इसके मध्य वाले जो मैं भाग की यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जॉर्डन और जॉर्डन के साथ साथ क्या है, इजराइल है। यानी इधर की तरफ का भाग जॉर्डन है और ये वाला भाग इजराइल है। तो इन दोनों के मध्य में स्थित जो झील है, उस झील का नाम हमारे पास में क्या है, उस झील को हम डेड सी कहते हैं। ये रहा आपका कैस्पियन सागर, ये रहा आपका अरल सागर, ये रहा आपका टोनले सैप झील, यानी ये रही आपकी टोनले सैप झील, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हम जो बात कर रहे हैं आपसे, वह बात कर रहे हैं यानी कंबोडिया में है टोनले सैप झील आपकी, ठीक है ना। तो हम इसकी यहाँ से बात कर रहे हैं, ये भी आंतरिक प्रभाव में आती है टोनले सैप वाली झील भी। अब हम यहाँ पर देखो आपसे बात करें कि आंतरिक जो अपवाह हमारे पास में आ रहा है, यदि मैं उस आंतरिक अपवाह के मैं आपसे बात करता हूँ, तो यह आंतरिक अपवाह हमारे पास में किस रूप में शामिल हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपसे कर रहे हैं। ये एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय भाग वह भाग होता है कि जिनका जन्म भी आंतरिक भाग में ही होता है उन नदियों का, और उन नदियों का विलीनीकरण भी आंतरिक भाग में ही होता है। इस प्रकार के भाग को हम अंतर्वर्तीय भाग के नाम से जानते हैं। अर्थात एशिया महाद्वीप के यानी इसी आंतरिक भाग में नदियों का जन्म होना और किसी जल स्रोत में, किसी सागर या महासागर या किसी झील में जाकर के उन नदियों का मर्ज हो जाना या विलीनीकरण हो जाना। यानी इस प्रकार के जो हमारे पास में अफवाह आया, इस प्रकार के अफवाह को हमने कौन सा अफवाह कहा है, हमने अंतर्वर्तीय अफवाह के नाम से जाना है। यानी पश्चिम में अनातोलिया का पठार, ये रहा भैया, ये रहा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास में पठार आ रहा है, ये पठार कौन सा है, मैं इस पठार की आपसे बात कर रहा हूँ। यह पठार है अनातोलिया। कौन सा पठार है, अनातोलिया का पठार। यानी अनातोलिया के पठार से कहाँ तक है, मंचूरिया तक है। कौन सा प्रवाह है, यह आंतरिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पास में कौन से क्रम के नाम से आ रहा है, जो हमारे पास में चौथा क्रम आ रहा है एशिया महाद्वीप का ड्रेनेज सिस्टम में हम बात करते हैं। यहाँ की नदियों की प्रकृति बर्फ पिघलने पर, आइस मेल्ट होने पर और वर्षा होने की मात्रा पर डिपेंड करती है कि यहाँ यदि बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है तो नदियों में क्या होगा, नदियों में मुख्य रूप से जल की मात्रा अधिक हो जाएगी और वर्षा अधिक हो जाएगी तो भी जल की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि वर्षा कम होती है या टेम्परेचर डाउन में आ जाता है और बर्फ नहीं पिघलती है तो क्या होगा, तो नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और ये नदियां अपने जल स्रोतों तक नहीं पहुंच पाएंगी। अर्थात न किसी झील में मर्ज हो पाएंगी और न किसी सागर में मर्ज हो पाएंगी। इस कारण से इन नदियों का महत्व क्या होता है, इन नदियों का महत्व, आंतरिक के जो प्रवाह की नदियां हैं इनका महत्व कम है, आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व नगण्य है, न के बराबर है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो दो नदियाँ हैं, एक है आमू दरिया, दूसरी है सर दरिया। ये देखिएगा, ये जो हमारे पास में भाग आ रहा है, इस भाग को मैंने आपको नाम दिया है कौन सा सागर, इसको मैंने कहा है अरल सागर। कौन सा सागर नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया है अरल सागर, ठीक है ना। यह अरल सागर है। इस सागर में दो नदियां आकर के गिरती हैं। एक नदी तो गिरती है सर दरिया। ये नदी जो मैं आपके पास में जो ट्रेसिंग कर रहा हूँ, तो ये नदी तो हमारे पास में कौन सी नदी आ रही है, इस नदी का नाम तो है हमारे पास में सर दरिया नदी। कौन सी नदी, ये तो कहलाती है सर दरिया नदी, ठीक है जी। ऊपर वाली जिसमें नदी की आपसे बात कर रहा हूँ, यह नदी तो हमारे पास में कहलाई सर दरिया नदी। और इसी के पास में जो ये नीचे वाली नदी है, इस नीचे वाली नदी का मैंने नाम दिया है कौन सी नदी,
आमू दरिया नदी। कौन सी नदी? आमू दरिया। यह नदी हमारे पास में कहलाई आमू दरिया नदी। यह कहला रही है आमू दरिया नदी। यानी एक नदी तो हमारे पास में आ रही है सरदरिया के रूप से जो अरल सागर में गिर रही है, और दूसरी नदी हमारे पास में आ रही है सरदरिया के नाम से जो अरल सागर में जाकर के और मर्ज होने का कार्य कर रही है। यानी और इसे में गिरने वाली जो अन्य नदियां हैं, यदि मैं उन अन्य नदियों की बात करूं तो उसमें अपने पास में इल्ली है, चू है, तारिम है और खोतान है। आदि प्रमुख जो नदियां हैं, आदि प्रमुख नदियां यहाँ जाकर के मर्ज हो रही है। कहाँ जाकर के मर्ज हो रही हैं? यानी मुख्य रूप से मैं बात करूं कि ये नदियां जो जाकर के मर्ज हो रही हैं, ठीक है ना, ये रही आपकी नदी जो आपके बालकस झील में जा रही है। ये नदी इल्ली नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये रही भाई, ये रही आपकी इल्ली नदी, ये रही इल्ली, ठीक है, ये इल्ली है, ये लो, ये यहाँ जाके बालकस झील में मर्ज हो रही है। ये जो हमारे पास में झील आई है, इस झील का नाम है हमारे पास में कौन सी झील? इसको कहेंगे हम बालकस झील। यह है बालकस झील है। इसमें एक तो तारिम नदी, एक इल्ली नदी, एक खोतान नदी और एक चू नदी, आदि नदियां जाकर के क्या हो रही हैं? यहाँ पर मर्ज हो रही हैं। अर्थात यहाँ की जो मुख्य झीलें हैं, तो मैं उन मुख्य झीलों की बात करूँ, मुख्य झीलें मृत सागर है जो जॉर्डन के मध्य और इजराइल के मध्य स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कैस्पियन सागर है, ये रहा आपका कैस्पियन सागर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैस्पियन, ये रहा, इधर देखिए मैं कैस्पियन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैस्पियन ये रहा, यह आपका कैस्पियन सागर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रहा आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। तो ये इसमें जाकर के मर्ज हो रही है। बालकस झील है, ये रही आपकी बालकस झील, ठीक है, आंतरिक प्रवाह में। टोनले सैप झील है, ये रही आपकी जो आपका दक्षिणी जो यानी कंबोडिया वाला भाग है, उसमें दक्षिणी कंबोडिया वाले में भाग की बात कर रहा हूँ। ये रही आपकी टोनले सैप झील, ये भी आंतरिक प्रवाह में ही शामिल होती है। जिसकी हम बात कर रहे हैं यह है टोनले सैप झील। आप थोड़ा सा इसको यहाँ से वॉच करने ला, नीचे आप देख लेना इसको टोनले सैप वाले को। अब हम एक 1 बाई 1 को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम इस टॉपिक को आज हम समाप्ति की ओर लेकर के चलेंगे आपके पास में। अब आंतरिक प्रवाह की मैं एक एक आपसे झीलों की बात करूँगा, उनके हम डिटेल देखेंगे आपसे कि क्या क्या उनकी डिटेल हैं, ठीक है। एक एक की जो आंतरिक प्रवाह में है उनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जा कर के वह गिर रही हैं, उन सब की मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि वह ऐसे कौन कौन सी हैं जो वहाँ जा कर के मुख्य रूप से गिर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास में आंतरिक प्रवाह में 1 नंबर पर आता है। यदि मैं 1 नंबर की बात करूं तो मेरे पास में कौन सा झील आती है? मेरे पास में झील आती है मृत सागर, जिसको मैं डेड सी के नाम से भी जानूंगा। कौन सी सी? यानी मैं डेड सी के नाम से भी जानूंगा इसी को यानी मैं डेड सी भी कहूँगा। तो देखिए यही हमारे पास में डेड सी भी कहलाती है, अर्थात मृत सागर कहलाती है। इसका मतलब मृत सागर की मैं बात करूं, अभी देखो मैं ट्रेसिंग कर दूंगा आपके सामने जिससे आपको ध्यान पड़ जाएगा। ये हमारे पास में लाल सागर है, ये वाला जो भाग आ रहा है ये कौन सा भाग आ रहा है? यह है हमारे पास में
लाल सागर का भाग आ रहा है। किसका भाग आ रहा है? यह है हमारे पास में जो भाग आया, यह लाल सागर का भाग आया, और यह जो हमारे पास में आ रहा है, यह जिसमें मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूँ, यह भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? यह भूमध्य, यह भूमध्य सागर है भाई। जहाँ मैं आपसे एक लाइन के माध्यम से ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप देखिए, यह है हमारे पास में कौन सा सागर आया? यह भूमध्य सागर है, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन फैक्ट की बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यह खारे पानी की झील, यानी एक एक फैक्ट की बात कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, एशिया का कौन सा भाग है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यह खारे पानी की झील, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यह खारे पानी की झील जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य, जॉर्डन एवं किसके मध्य? इजराइल। जॉर्डन एवं इजराइल देशों के बीच क्या है? विस्तृत है। यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, कौन से एशिया में? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में किसके मध्य? जॉर्डन के मध्य और इजराइल के मध्य, जॉर्डन के मध्य और इजराइल के मध्य। कहाँ? एक तो जॉर्डन, और इसी के साथ साथ एक कौन सा है? एक इजराइल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो मैं आपसे जॉर्डन की बात कर रहा हूँ, और मैं एक आपसे बात कर रहा हूँ इजराइल के जो मध्य वाला भाग है। इस इजराइल के मध्य वाले में भाग के आपसे बात कर रहा हूँ। इन दोनों के मध्य, यानी एक तो जॉर्डन के मध्य, और जॉर्डन के साथ साथ कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन के साथ साथ यह स्थित है इजराइल के मध्य। कहाँ पर? जॉर्डन और इजराइल के मध्य की जो मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर जो झील स्थित है, यहाँ पर जो झील स्थित है, यानी एक तो जॉर्डन के मध्य और एक इजराइल के मध्य, अर्थात में जॉर्डन और इजराइल के मध्य वाले यदि मैं भाग की आपसे बात करूं, तो जॉर्डन और जो इजराइल के मध्य जो है वह कौन सी झील है? वह डेड सी है। इसी को ही हमने कौन सी झील कहा है? इसी को ही हमने मृत सागर कहा है। इसी को ही हमने मृत सागर किसके नाम से जाना है? इसी को ही हमने मृत सागर के नाम से भी जाना है। यही क्या कहलाती है हमारे पास में? यही हमारे पास में मृत सागर भी कहलाती है, ठीक है। यानी जॉर्डन के मध्य और इजराइल के मध्य, अर्थात एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी, एशिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में जो झील है उस झील का नाम है कौन सी? इजराइल। अगला फैक्ट है मृत सागर की औसत सतह मृत सागर की क्या? मृत सागर की औसत सतह समुद्र तल से
408 मीटर है। क्या है? 408 मीटर है। क्या है भाई? नीची है। 408 मीटर है, नीची है। क्या? यानी मृत सागर की जो सतह है, यानी जो एवरेज जो यहाँ का जो सी बॉटम है, यानी जो समुद्र तल है, सी बॉटम है, यानी ये समुद्र का तल है। इस समुद्र के तल से भी नीचे 408 मीटर नीचे है। किसकी? यानी इस मृत सागर जो यानी सागर है, जिसके हम जो झील के रूप में शामिल कर रहे हैं, इसकी बात है। मृत सागर की लंबाई और चौड़ाई बात करें कि मृत सागर की एक तो लंबाई का फैक्टर है, एक तो मृत सागर की लंबाई का फैक्टर है, और एक किसका फैक्टर है? एक हम बात कर लेते हैं चौड़ाई का फैक्टर। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है हमारे पास में कितने? 80 किलोमीटर लंबी यह क्या है? यह एक झील है। तथा इसकी चौड़ाई की बात करूं, वह क्या? चौड़ाई। तो चौड़ाई की यदि मैं बात करता हूं तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आती है हमारे पास में 18 किलोमीटर। यानी मृत सागर की जो लंबाई है, वह लंबाई तो कितनी है? 80 किलोमीटर लंबी लंबी लंबी, ऐसे तो 80 किलोमीटर है। और मैं बात करूं चौड़ाई की, कैसे? चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 18 किलोमीटर है। यानी ये सामान्य जानकारी हम मृत सागर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम एशिया महाद्वीप के आंतरिक प्रवाह में शामिल करते हैं। जो चौथे क्रम का हमारे पास में ड्रेनेज आता है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। अगला फैक्ट है महान भूभ्रंश घाटी के ऊपरी महान भूभ्रंश घाटी के यानी महान भूभ्रंश घाटी के ऊपरी भाग में, कौन से भाग में? ऊपरी भाग पर मृत सागर का विस्तार पाया जाता है। यानी जो महान भूभ्रंश घाटी है, यानी जो ग्रेट वैली है, उसके ऊपरी भाग पर, यानी महान भ्रंश घाटी के ऊपरी भाग। तो महान भ्रंश घाटी नीचे अफ्रीका की तरफ है, यानी ये आपके इधर की तरफ महान भ्रंश घाटी रह गई है। महान भ्रंश घाटी यहाँ पर स्थित है, और उसके पूर्व की ओर, किसके? महान भ्रंश घाटी के पूर्व की ओर क्या मिलता है हमारे को? यानी मृत सागर मिलता है। क्या मिलता है? मृत सागर। यानी महान भ्रंश घाटी के पूर्व की ओर, अर्थात मृत सागर के पश्चिम की ओर, यानी जो आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती है, यानी ग्रेट रिफ्ट वैली यानी महान भूभ्रंश घाटी मिलती है। अर्थात हम इसको लोकेटेड कर रहे हैं मानचित्र में, ठीक है ना? मृत सागर में अगला फैक्ट है मृत सागर में हमारे को क्या क्या मिल रहा है? पोटाश मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है। पोटाश, ब्रोमीन, जिप्सम। पोटाश मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, जिप्सम मिलता है, नमक व इनके अलावा भी अन्य रासायनिक पदार्थ,
रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अन्य रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। अन्य रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। मृत सागर में पोटास मिलता है, मृत सागर में पोटास मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, जिप्सम मिलता है और नमक मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सागर और महासागर, ये सागर और महासागर विभिन्न प्रकार के खनिज स्रोतों के भंडार हैं। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के यानी यहाँ खनिज पाए जाते हैं, जिसमें पोटास है, जिसमें ब्रोमीन है, जिसमें ब्रोमीन है, जिसमें ब्रोमीन है और उसी के साथ साथ जिसमें ब्रोमीन के साथ साथ के मैं बात करूं, ब्रोमीन के साथ साथ मैं बात करूं कि मुख्य रूप से हम बात करते हैं अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं, वह अन्य रासायनिक पदार्थ यहाँ पर क्या होते हैं? अन्य रासायनिक पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात की है एशिया महाद्वीप के आंतरिक प्रवाह में उन मुख्य झीलों की जो योगदान अपने को उसके आंतरिक प्रवाह के निर्माण में दे रहे हैं। तो पहली झील हमारे पास में आती है डेड सी। डेड सी का हमने लोकेशन देखा है एशिया के महाद्वीप में, तो जॉर्डन के मध्य और इजराइल के मध्य ये झील स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूं 80 किलोमीटर यह है लंबी है, 18 किलोमीटर यह है चौड़ी है। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूं कि ये एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है? यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है। ये महान भूभ्रंश घाटी के यानी अफ्रीका से ऊपर वाले भाग की ओर है ये, अर्थात ये मृत सागर का विस्तार पाया जाता है। मृत सागर में मैं मुख्य रूप से बात करूं तो मृत सागर में क्या क्या पाया जाता है? मृत सागर में पोटास पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, नमक पाया जाता है और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला हमारे पास में आता है कैस्पियन सागर। सेकेंड नंबर का आंतरिक प्रवाह का जो हमारे पास में आ रहा है वह हमारे पास में आ रहा है कैस्पियन सागर झील, अर्थात मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैस्पियन सागर वाले भाग की। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। अगला फैक्ट आ रहा है कि यह विश्व में यानी विश्व में खारे पानी की कौन? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यानी अंतर्देशीय का मतलब एक ही देश में स्थित झील, यानी एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में जो स्थित झील है उसमें झील की आपसे कैस्पियन सागर की बात कर रहा हूँ। इसी कैस्पियन सागर की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इसी कैस्पियन सागर को यदि हम लोकेटेड करते हैं तो आपके पास में हम इसको मानचित्र के माध्यम से यदि हम ट्रेसिंग करें तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका ट्रेसिंग आता है कि ये है जो झील है। यदि इस झील की हम आपसे बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह झील जो हमारे पास में आ रही है, यदि मैं इस झील की आपसे बात करना चाहूँ तो ये झील हमारे पास में किस रूप में आ रही है, इस रूप की आप बात करिए। देखिए मुख्य रूप से कि ये किस रूप में झील हमारे पास में है। यह हमारे पास में कौन सा सागर है? यह कैस्पियन सागर है। जो मैंने उकेरा है वह हमारे पास में कौन सा सागर है? यह सागर है कैस्पियन सागर। ठीक है जी, इसको मैं कहूँगा कैस्पियन सागर। कौन सा सागर कह रहा हूँ? मैं इसको कह रहा हूँ कैस्पियन सागर। यह कैस्पियन सागर है। जब हमारे पास में यह कैस्पियन सागर है तो मैं इसमें डायरेक्शन लोकेटेड कर रहा हूँ।
डायरेक्शन का मतलब हो गया कि इसके पश्चिम में, तो यह इसका पश्चिम है, यह इसका पश्चिम है, कैस्पियन सागर का पश्चिम, यह कैस्पियन सागर का उत्तर है, यह कैस्पियन सागर का पूरब है और यह कैस्पियन सागर का दक्षिण है। तो मैं यदि इसके पश्चिम की तरफ बात करूं आपसे, यदि मैं पश्चिम की तरफ बात करूं तो पश्चिम की तरफ जो मेरे पास में जो लोकेशन आता है वो अजरबैजान और रूस आता है। क्या आता है मेरे पास में? एक तो आता है अजरबैजान, ठीक है ना, अजरबैजान। अजरबैजान क्या आता है? अजरबैजान। वह क्या आता है मेरे पास में? मेरे पास में रूस आता है। एक तो आता है अजरबैजान और दूसरा मेरे पास में रूस आता है। यदि मैं दक्षिण की बात करूं तो इसके दक्षिण में स्थित देश है, वह देश कौन सा है? ईरान देश है। कौन सा देश है? ईरान देश है, ठीक है ना। यदि मैं इसके उत्तर की और मैं पूरब की बात करूं तो मैं उत्तर पूरब की आप लोगों से बात करूं तो उत्तर पूरब में जो मेरे पास में देश आ रहा है उस देश की मैं बात करूं तो वह देश मेरे पास में कजाकिस्तान आ रहा है। क्या आ रहा है? कजाकिस्तान मेरे पास में आ रहा है। इसके मैं उत्तर और पूरब की बात करूं, मैं कौन से की बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं एक तो उत्तर की और मैं दूसरी बात कर रहा हूं पूरब से। देखो आप इसको मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर शेप रहा, इसी शेप को मैंने यहाँ पर उकेरा है, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रहे कि इसको अपन कैसे पढ़ सकते हैं। यानी इसके पश्चिम में अजरबैजान रूस है, मुख्य रूप से हम बात करते हैं रूस और अजरबैजान है। इसके उत्तर में और यानी ये यहाँ पर ये वाला भाग रूस और इधर वाला अजरबैजान वाला है। मैं इधर की बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर उत्तर में और पूर्व में कजाकिस्तान है। मैं यहाँ दक्षिण की बात करूँ तो दक्षिण में मेरे पास में क्या है? यहाँ पर दक्षिण में मेरे पास में ईरान है। और मैं यदि पूरब में बात करूँ तो पूरब में तुर्कमेनिस्तान है। पूरब में क्या है? तुर्कमेनिस्तान, यानी क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है जी। हम बात करते हैं कि इसके जो पूरब में है, प्रॉपर पूरब में है, वो क्या है? वो है यानी तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। कैस्पियन सागर की ये हमने डायरेक्शन की बात कर ली। इसके अलावा हम यानी उत्तर से दक्षिण सागर की लंबाई की बात करते हैं तो हमारे पास में इसकी लंबाई आती है किसकी? कैस्पियन सागर की। तो हम इसकी लंबाई की बात करें आपसे, कैस्पियन सागर की जो हमारे पास में लंबाई आ रही थी, यदि मैं लंबाई वाले लेंथ की बात करूं कि जो हमारे पास में लंबाई आ रही है तो लंबाई 1210 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी 1210 किलोमीटर, 1210 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी लंबाई है। यदि मैं इसके चौड़ाई वाले फैक्ट की बात कर लूँ, किसकी चौड़ाई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी कैस्पियन सागर की चौड़ाई कितनी है। कहाँ पर ये हर जगह समान नहीं है, तो हर जगह समान नहीं है तो फिर ये कैसे है? जब हर जगह यह समान नहीं है तो फिर ये कैसे है? हम मुख्य रूप से बात करें कि ये किस प्रकार से है जब ये समान नहीं है तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं, देखिए आप कि ये हर जगह समान नहीं है तो इसकी चौड़ाई है 210 से 436। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 210 से 436 वाले भाग की, यानी 210 से लेकर के और 436 किलोमीटर क्या है? ये चौड़ा है। 210 से लेके और 436 किलोमीटर क्या है? ये मुख्य रूप से चौड़ा है। यानी ये 210 से लेकर के और 436 किलोमीटर क्या है? यह चौड़ा है। कौन चौड़ा है? मैं कैस्पियन सागर की आपसे बात कर रहा हूँ। कैस्पियन सागर की इतनी चौड़ाई है। अर्थात मैं कैस्पियन सागर की बात करूं तो कैस्पियन सागर के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी तट पर, अर्थात मैं अगले फैक्ट की बात करूं तो कैस्पियन सागर के दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर, यानी दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर। देखिए ये रहा दक्षिणी तट
ये रहा दक्षिणी तट। तो यहाँ पर जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम है एल्ब्रुज पर्वतमाला। ये रही देखो, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो पर्वतमाला है, यह कौन सी पर्वतमाला आ रही है हमारे पास में? इस पर्वतमाला का नाम है एल्ब्रुज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? यह एल्ब्रुज पर्वतमाला है। और इसके मैं कौन से भाग की बात करूं? यानी दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिणी यानी ये वाला दक्षिणी एशिया महाद्वीप का, ये वाला दक्षिणी, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी। तो मैं यहाँ की बात करूं तो यह मेरे पास में कौन सी पर्वतमाला आ रही है? यह मेरे पास में काकेशस पर्वतमाला आ रही है। तो यहाँ की मैं मुख्य रूप से बात करता हूँ। यहाँ की ये वाले भाग की यदि मैं आपसे बात करूँ तो इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ तो काकेशस आ रही है, और मुख्य रूप से मैं बात करूँ यहाँ की तो ये मेरे पास में कौन सी आ रही है? ये मेरे पास में एल्ब्रुज पर्वतमाला आ रही है। तो यह तो मेरे पास में कौन सी पर्वतमाला है? इस जगह के मैं आपसे बात करूं तो ये तो मेरे पास में एल्ब्रुज पर्वतमाला आ गई। ये तो एल्ब्रुज है, इसको तो मैं एल्ब्रुज के नाम से जानूंगा, जो कौन से भाग में स्थित है? इसके दक्षिण भाग में। और मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं, मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं तो ये वाला भाग है, ये यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? ये यहाँ पर जो पर्वतमाला आई है, इस पर्वतमाला को मैंने नाम दिया है कौन सा? यानी काकेशस पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? काकेशस। ये मैंने कहा है पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? इस पर्वतमाला को मैंने नाम दिया है काकेशस पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? इस पर्वतमाला को मैंने कहा है काकेशस पर्वतमाला। अर्थात कैस्पियन सागर अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा, कैस्पियन सागर अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा बाल्टिक सागर, काला सागर और श्वेत सागर से जुड़ा हुआ है। आंतरिक अंतर्देशीय, कौन से? अंतर्देशीय। कौन से देशीय? अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा। ऐसे अंतर्देशीय जलमार्ग कौन से जलमार्ग होते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग वह जलमार्ग होते हैं जो एक ही देश के अंदर, जो एक ही महाद्वीप के, एक ही देश के अंदर, एक महाद्वीप है उसके देशों के अंदर, उसके यानी एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, उसको अपन अंतर्देश कहते हैं। इसका मतलब देखो, ये रहा बाल्टिक सागर, देखो इस जगह ये रहा बाल्टिक सागर आपका, इस जगह मैं इसको फिर लिख देता हूँ, यह आपका बाल्टिक सागर है, ठीक है ना। यह आपका इस जगह पर कौन सा है? यह है बाल्टिक सागर है इस जगह पर। इस जगह की मैं बात करूं, यह आपका कौन सा सागर है? यह है आपका काला सागर है, यानी बाल्टिक सागर, काला सागर और श्वेत सागर। यानी इन अंतर्देशीय भागों से क्या है? इन अंतर्देशीय भागों से घिरा हुआ है। अर्थात कौन है? कैस्पियन सागर जुड़ा हुआ है इनसे। एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों के जो जलमार्ग हैं, यानी वह अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं, उनके नाम से हम जानते हैं मुख्य रूप से। तो आंतरिक प्रवाह में हमने दो झीलें पढ़ ली, एक तो मृत सागर पढ़ लिया और दूसरा हमने कौन सा सागर पढ़ लिया? हमने कैस्पियन सागर पढ़ लिया। अगले की ओर यदि हम चलते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं तो आगे हमारे पास में आता है इसी का ही तीसरा क्रम। तो इसी के तीसरे क्रम की बात करें तो हमारे पास में आता है क्या? टोनले सैप। कौन सी झील आती है? टोनले सैप झील आती है हमारे पास में, टोनले सैप। तो मैंने अभी भी बताया था टोनले सैप कहाँ पर है? ये भी एशिया के आंतरिक जल मार्गों में, ये भी अपवाह में ही शामिल होती है। ये पश्चिमी कंबोडिया में स्थित झील, यानी ये कहाँ पर स्थित है? यानी ये जो टोनले सैप झील है ये पश्चिमी कंबोडिया में कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी कंबोडिया में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी कंबोडिया में स्थित झील। यानी कहाँ पर स्थित है? यह झील पश्चिमी कंबोडिया में स्थित है और पश्चिमी कंबोडिया के
दक्षिणी पूर्वी यानी यह पश्चिमी कंबोडिया में स्थित झील दक्षिणी पश्चिमी, कौन सी एशिया की, एक तो दक्षिणी और एक पश्चिमी एशिया की, यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया की, कौन सी एशिया की, दक्षिणी पश्चिमी एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है, सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है, यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये देखो ये रहा, आप आइए, ये रहा यहाँ पर आइए आप, इसका मतलब ये कंबोडिया तो पश्चिमी कंबोडिया, ये रहा, ये इधर पूर्वी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, तो ये आपका पश्चिमी कंबोडिया है। इसमें ये जो झील है तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित झील है। इस झील का नाम हमने क्या दिया, हमने टोलने सेब झील नाम दिया। टोलने सेब झील नदी का जल सागर में आकर गिरता है, यानी इस झील का जल कहाँ आकर के गिरता है, सागर में आकर के गिरता है। मानसून काल में टोलने सेब झील का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अगला फैक्ट है मानसून काल में टोनले सेब झील का मार्ग विस्तृत हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी मैं मानसून काल की बात करूं तो मैं कब से कब की बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं आपसे जून से लेकर के, कहाँ से लेकर के, जून से लेकर के, और मैं कब की बात कर रहा हूं, नवंबर तक की बात कर रहा हूं कि मानसून काल में जैसे ही वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण से इसका मार्ग क्या हो जाता है, यानी इसका मार्ग विस्तृत हो जाता है। इसका मार्ग क्या हो जाता है, इसका मार्ग अपन मुख्य रूप से बात करें तो इसका मार्ग विस्तृत रूप में हो जाता है। कौन से रूप में हो जाता है, जो इसका मार्ग है वह मार्ग मुख्य रूप से विस्तृत रूप में हो जाता है। कौन सी झील का, टोलने सेब झील का, यानी मत्स्य आखेट की दृष्टि से यह झील विशेष महत्व रखती है। किसकी दृष्टि से, मछली पालन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, मछली पालन की दृष्टि से। तो मत्स्य आखेट की दृष्टि से यह झील विशेष महत्व रखती है। किस दृष्टि से, इसमें मछली पालन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मछली पालन होता है, और इस कारण से यह झील क्या रखती है, यह झील अपना विशेष क्या रखती है, विशेष अपना योगदान रखती है। तो मैं आपसे टोलने सेब झील की बात कर रहा था। कौन से झील की बात कर रहा था, मैं आपसे टोलने सेब झील की बात कर रहा था। जब मैं आपसे टोलने सेब झील की बात कर रहा हूँ तो टोलने सेब झील के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पश्चिमी कंबोडिया में, तो ये रहा पश्चिमी कंबोडिया इधर वाला भाग में स्थित झील दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है जी। तो मानसून काल में, अर्थात मानसून काल का मीन्स मार्च से लेके नवंबर के मध्य, यानी मार्च से लेके नवंबर के मध्य ये जो झील है, इस झील का मार्ग विस्तृत हो जाता है। इसका मीन्स ये है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि विस्तृत क्यों हो जाता है, विस्तृत इसलिए हो जाता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, विस्तृत इसलिए हो जाता है कि मानसून काल में इसमें पानी बढ़ जाता है, और पानी बढ़ जाने के कारण से इसका मार्ग और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका नदी का बेसिन बढ़ जाता है। जब यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ झील में आकर के मिलती हैं तो झील जो झील का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पानी का जल भराव हो जाता है। इस कारण से इसका मार्ग और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। इसी के साथ आज हमारा एशिया महाद्वीप का जो चौथा जो हमारे पास में जो इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जो आंतरिक प्रवाह था, उस आंतरिक प्रवाह क्रम को हमने ख़त्म कर दिया। अंतिम जो हमारे पास में आ रहा है
वह हमारे पास में आ रहा है कौन सा, भूमध्य सागरीय, यानी पांचवा और अंतिम जिसको आप कह सकते हो। तो ये कह सकता हूं मैं कि भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। ठीक है जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र की। ठीक है, बात है हमारे पास में भूमध्य सागर, जो अंतिम ये रहा आपका। मैं इसकी बात करूँगा आपसे, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। मैं इस अनातोलिया के पठार को यहाँ से हटा रहा हूँ भाई, जिससे हमारा ये भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र के बारे में हम ट्रेसिंग कर सके। ठीक है ना, मैंने सिंबल बना रखा है प्लेटू का। ठीक है, आप देखिए एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, यानी इसके फैक्ट हैं कि एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यह अपवाह क्रम क्या है, विस्तृत है। यह अपवाह क्रम विस्तृत है। कौन सा? भूमध्य सागरीय। तो एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग। ये देखो, ये पश्चिमी भाग, ये आपका भूमध्य सागरीय भाग है। मैं इस भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। इस भूमध्य सागरीय पश्चिमी भाग में, यानी जो आपका एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय अपवाह क्रम है। भूमध्य, अगला फैक्ट है कि भूमध्य सागर में, यानी कौन से सागर में, भूमध्य सागर में, एशिया के भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग की नदियां आकर क्या होती हैं, गिरती हैं। यानी भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग की, एक तो दक्षिणी भाग की नदियां, एशिया के दक्षिणी भाग की नदियां और पश्चिमी भाग की नदियां आकर के कौन से सागर में अपने पानी को छोड़ती हैं, भूमध्य सागर में अपने पानी को आकर के और छोड़ती हैं। ठीक है ना, भूमध्य सागर में अपने पानी को आकर के छोड़ती हैं। अगला फैक्ट है कि भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है। यानी भूमध्य सागर का जो, यानी जिसको मैं कह सकता हूं कि नदी बेसिन, जो इसका कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये यानी एक सीमित इसका दायरा है। उसी दायरे में यहाँ पर सीमित नदियाँ बहती हैं, यानी कुछ सीमित नदियाँ बहती हैं और वो अपने पानी को ला करके कहाँ छोड़ देती हैं, वह अपने पानी को ला करके भूमध्य सागर में छोड़ देती हैं। तो इसका जो नदी बेसिन है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, वो अन्य सागरों, महासागरों, झीलों की तुलना में क्या है, यानी भूमध्य सागर का अपवाह क्षेत्र छोटा है। अगला फैक्ट है
भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय अपवाह। कौन सा अपवाह? कौन सा अपवाह? भूमध्य सागरीय जल प्रवाह क्षेत्र का एशिया की, एक ही बात है कैसे भी लिख लो आप, जल प्रवाह क्षेत्र का एशिया की क्षेत्र का, भूमध्य सागरीय प्रवाह क्षेत्र का एशिया की जल प्रवाह प्रणाली में, एशिया की जल प्रवाह प्रणाली में, यानी एशिया की जल प्रवाह प्रणाली में विशेष महत्व नहीं है। क्या नहीं है? भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र है, यानी जो भूमध्य सागर का जो अपवाह क्षेत्र है, उसमें अपवाह क्षेत्र की बात करूं, जो एशिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है, एशिया की जो अपवाह प्रणाली, जैसे प्रशांत महासागरीय, हिंद महासागरीय, आर्कटिक महासागरीय, आंतरिक वाला, तो उसकी तरह में इसके अपवाह प्रणाली की बात करूं तो इसका क्या नहीं है? इसका विशेष महत्व नहीं है। क्या नहीं है? विशेष महत्व, क्योंकि आर्मीनिया की गांठ ने भूमध्य सागर के, क्योंकि आर्मीनिया की गांठ ने, क्योंकि आर्मीनिया की गांठ ने भूमध्य सागर के केवल थोड़े से भाग को ही भूमध्य सागर के केवल थोड़े से भाग को ही जोड़ रखा है, थोड़े से भाग को ही संपर्क में रहने दिया है। कौन सी गांठ ने? आर्मीनिया की गांठ ने, यानी आर्मीनिया की गांठ ने, मैं आपसे बात करूं कि आर्मीनिया की गांठ ने यानी भूमध्य सागर के थोड़े से भाग को ही क्या रहने दिया है? संपर्क में। तो आर्मीनिया की जो गांठ है, जहां पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं आकर के मिल रही हैं, उसके कारण से इसकी कनेक्टिविटी कट गई, और कनेक्टिविटी कटने के कारण से थोड़ा सा भाग, कुछ भाग इसका किसके संपर्क में है? यानी मुख्य रूप से बात करें भूमध्य सागर के केवल थोड़े से भाग को ही किसके, यानी एशिया महाद्वीप की जो अपवाह प्रणाली है, उस एशिया महाद्वीप की अपवाह प्रणाली के संपर्क में रहने दिया है। ठीक है ना। अगला फैक्ट है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है, केवल छोटी छोटी नदियां भूमध्य सागर में आकर गिरती हैं। यानी केवल छोटी छोटी जो नदियां हैं वही आकर के कहाँ गिरती हैं?
वही आकर के भूमध्य सागर में गिरती हैं, बल्कि कोई बड़ी नदियां नहीं हैं, कोई विशाल नदियां नहीं हैं जिनका महत्व इकोनॉमिक दृष्टि से हो, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, तो बड़ी नदियां यहाँ पर है ही नहीं। मुख्य रूप से बात करते हैं कि कुछ नदी, वो नदियाँ कौन सी हैं, मैं उन नदियों की बात करता हूँ आपसे कि जिन नदियों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, अर्थात मैं उन नदियों की बात करूँ जो नदियाँ यहाँ से निकल रही है। एक तो नदी हमारे पास में आती है, कौन सी नदी, मनीषा नदी, यानी एक तो जो नदी हमारे पास में आई जो भूमध्य सागर में आकर के गिरती है, वह कौन सी नदी है, मनीषा नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, ट्रकी से निकलती है। कौन सी नदी, मनीषा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, ट्रकी से, यानी ट्रकी से निकलती है। इसके अलावा मेंडेरिस नदी, कौन सी नदी, मेंडेरिस नदी, मेंडेरिस नदी भी कहाँ से निकल रही है, मेंडेरिस नदी भी ट्रकी से ही निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, मेंडेरिस नदी भी कहाँ से निकल रही है, ट्रकी से ही मुख्य रूप से निकल रही है। इसके अलावा सीरिया से निकलने वाली ओरोनटेस नदी, कौन सी नदी है, ओरोनटेस नदी। ये जो ओरोनटेस नदी है, ठीक है जी, ये ओरोनटेस नदी है, ये कहाँ से निकल रही है, ये सीरिया से निकल रही है, ठीक है ना। जो अपने पानी को ला करके कहाँ छोड़ रही है, ये अपने पानी को ला करके और भूमध्य सागर में ला करके छोड़ती है, ठीक है ना, भूमध्य सागर में ला करके छोड़ती है। यानी मैं इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करूं, इसका प्रवाह क्षेत्र, किसका प्रवाह क्षेत्र, जो भूमध्य सागर है इसके मैं आपसे प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो इसका प्रवाह क्षेत्र कितना बड़ा है, मैं उसके कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो टर्की, साइप्रस, लेबनान, टर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, टर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इसको अपन नीचे ले लेंगे, इजराइल एवं जॉर्डन, जॉर्डन, सीरिया आदि। देखिए, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे टर्की की बात करूँ, मैं आपसे टर्की की बात करूँ, मैं आपसे सीरिया की बात करूँ, मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूँ कहाँ की, मैं आपसे टर्की की बात करूँ, यानी जो अपने पास में ऊपर है। यदि मैं टर्की की बात करूँ, टर्की के साथ साथ मैं आपसे सीरिया की बात करूँ, मैं लेबनान की बात करूँ, यदि मैं आपसे बात करूँ टर्की की बात करूँ, मैं सीरिया की बात करूँ, मैं लेबनान की बात करूँ, मैं आपसे टर्की की बात कर रहा हूँ, मैं मुख्य रूप से आपसे टर्की से बात कर रहा हूँ। ये रहा टर्की, ये रहा सीरिया, ये रहा लेबनान, ठीक है ना, और ये रहा इधर की तरफ मैं अभी आपसे बात कर, ये रहा इजराइल, ये रहा इजराइल यहाँ पर, और ये रहा इधर जॉर्डन, ठीक है ना। मैं यदि एक एक की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में ये यहाँ वाला क्षेत्र तो जॉर्डन का आ गया, ये जो मेरे पास में क्षेत्र आ रहा है ये इजराइल का आ गया, ये जो मेरे पास में क्षेत्र आ रहा है ये टर्की का क्षेत्र आ गया। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, ये मेरे पास में सीरिया वाला क्षेत्र आ गया और ये मेरे पास में लेबनान वाला क्षेत्र आ गया। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह प्रवाह क्षेत्र इन देशों में फैला हुआ है, वहाँ से उन नदियों का पानी इसमें आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो बात कर रहे थे यानी एशिया के अपवाह क्षेत्र की, आज हमारे अपवाह क्षेत्र की अंतिम क्लास है। इसी के साथ आज हमने एशिया महाद्वीप का जो अपवाह था उस अपवाह क्रम को हमने मुख्य रूप से यानी 5 भागों में बांट करके और पार्ट्स में पढ़ा है। यानी मुख्य रूप से इसको मैंने इस आधार पर बांटा है और इस आधार पर बांट करके हमने इसका जिक्र किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा सिलेबस बहुत
फास्ट गति से आगे बढ़ता चल रहा है, हमारा पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट क्लास में जो हम आपसे मिलेंगे वो एशिया के हम जो मुख्य रूप से हमारे पास में आता है वह एशिया का हमारे पास में प्राकृतिक वनस्पति के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से मुख्य रूप से धन्यवाद। यानी सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वह एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति की क्लास होगी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, विसर्जन की ओर लेकर के चलते हैं।